हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियोज में हम लोग आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो आप लोग को 50% ऑब्जेक्टिव जो किया गया उसी पैटर्न पे हम लोग यहीं पे कई सारे प्रश्न देखने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है। ये सारे पिछले 10 सालों का काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं मैट्रिक के एग्जाम्स में, तो ये वीडियोज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बिना किसी देरी के वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना। कई सारे प्रश्न वहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में मॉडल सेट पेपर और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर रहेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन सा होगा। क्या कहा गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन सा होगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए माध्य किसको बोलते हैं। औसत ही एक माध्य होती है, औसत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य। मतलब जितने टर्म दिए गए हैं उतनी संख्या से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या होता क्या है। तो गिनती की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। प्रथम 5 पूर्ण संख्या यही होगा। इसका माध्य बोला गया है तो माध्य बराबर लिखेंगे हम लोग कितना, सभी को जोड़ देंगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। टोटल संख्या कितना है, 5 पहले दे दिया गया है तो 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 बटा में 5, मान कितना आया 2। यही क्या कहलाएगा, माध्य। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 का बी में यहाँ पे राइट है। बहुत ही सिंपल था, समझ में आ गया होगा सभी को, कहीं भी किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कहा गया है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया गया है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। बहुत ही सिंपल है ये प्रश्न, कई सारे छात्र गलती कर देंगे। दो वृत्तों का क्षेत्रफल है, मान लेते हैं पहला वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर 1 स्क्वायर। ठीक है, दूसरा का कितना है, पाई आर 2 का स्क्वायर। दो दो त्रिज्या होगी क्योंकि पाई कॉमन है, तो अनुपात दिया गया है। तो चलिए फर्स्ट बट्टा में सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया गया है, पाई आर 1 का स्क्वायर बट्टा में पाई आर 2 का स्क्वायर। कितना दिया गया है, 4 बटा में ए। पाई से पाई गया तो R1 बटा में R2, ये स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर लेके जाएंगे तो ये 4 बटा में 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बटा में 1। ये समझ में आया ना क्यों है, कैसे हुआ, क्योंकि जब हम लोग किसी भी स्क्वायर को उस साइड लेकर जाते हैं तो ये रूट में बदल जाती है। ठीक है, तो 2:1 आ गया त्रिज्याओं का। तो यही तो पूछा गया था हम लोगों से कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो R1 बटा में R2। ये बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, R1 स्क्वायर बटा में R2 का स्क्वायर, ये नहीं, ये त्रिज्याओं का स्क्वायर का अनुपात हुआ। ठीक है, अगर इसी में पूछता कि उनकी त्रिज्याओं का स्क्वायर का अनुपात, वर्ग का अनुपात, तब 4:1 ही आंसर होता। लेकिन जब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ R1 और R2 का मान निकालनी है। तो R1 बटा में R2 कितना आया, 2 बटा में 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थर्ड नंबर। क्या कहा गया है थर्ड नंबर में, कि यदि टेन थीटा का वैल्यू √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है ये भी प्रश्न। अगर टेन थीटा, हम लोग जानते हैं टेन थीटा का मान √3 किसके बराबर होता है, तो टेन थीटा का मान टेन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो 10 से 10 गया तो थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। कहा गया कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा में cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, आप लोग इसको दो मेथड से बना सकते हो। एक तो cos 60 डिग्री का वैल्यू रख के जो 1/2 के बराबर होता है, तो 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 माइनस 1। इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये 3/2 और ये होगा आपको -1/2। तो 2 से 2 गया तो बचा कितना, -3, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो एक और तरीका है, इसको परमेयीकरण करके, जैसे यहाँ पे cos 60, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगी, +1 बट्टा में यहाँ पे cos 60 डिग्री माइनस 1 है। इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे हर को, cos 60 - 1
अब बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा cos 60 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। बट्टा में ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री माइनस 1 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू अब लिख लो। बात तो एक ही हुआ दोस्तों, तो बोला ना कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगी, बस इसको हटा दो आप। ठीक है, यही मान सिंपल वाला रख लेना जो आपको मान यहाँ पे याद है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 प्लस 1 बट्टा में 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा -3 के बराबर। ठीक है, सिंपल था ना, समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे 5th नंबर क्या कहा गया है। कहा गया कि यदि अल्फ़ा और बीटा किसी बहुपद के मूल है, तो किसी बहुपद, यहाँ पे बहुपद दिया गया है x² प्लस x प्लस 1, तो अल्फ़ा 1 में अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा का वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये भी कई सिंपल प्रश्न है। ये बहुपद दिया गया है आपके पास। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इस बहुपद का अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। तो -b कितना है, -1/1, तो ये -1 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, c/a, तो c कितना है 1/1, तो ये 1 होगा। अब हम लोग 1 में अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन लो, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -b/a और ये c/a, तो ये कट गया आपका, तो बचा क्या, -b/c। तो -b का वैल्यू कितना है, -1 में c का वैल्यू 1, तो हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये निकालने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता, ये चीज़ आपको, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करता आसानी से बन जाता है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा कहाँ से आया पता है ना, इसका हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम लिया, भिन्न जोड़ जानते हो ना। तो उसी तरीके से जैसे 1/2 प्लस 1/3 रहता है, तो क्या करते हो, 2 और 3 का एलसीएम लेते हो तो 6 हो जाता। ये हो जाएगा 3 + 2, तो ये 5/6 होता ना। उसी तरीके से हम लोग क्या किए, इसका मान निकाले हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, द्विघात बहुपद निकालने का, जब दोनों मूलों का योगफल और गुणनफल पता हो, तो x² माइनस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल, अब प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल। तो x² रहने दो, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2 है, तो ये -2x हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -15, तो ये -15, बस आंसर हो गया x² -2x -15, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में है, 6 का क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं 7 नंबर। क्या कहा गया है कि किसी बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। मान लेते हैं ये कोई आपका वृत्त है, क्या है ये, वृत्त है। ठीक है ना, वृत्त था ना ये। कहा गया है कि किसी बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और केंद्र से, मान लेते हैं ये केंद्र है इसका, केंद्र से Q की दूरी, मान लेते ये Q था ना, केंद्र से Q की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी त्रिज्या अपने परिधि पर जो है ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, ये आपका आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है, तो क्या होगा बताओ। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से हम लोग को वृत्त की त्रिज्या निकाली है, आधार का स्क्वायर। तो मान लेते हैं ये Q है, तो इसको मान लो P और ये इसको मान लो R। ठीक है, तो PR का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस होगा 24 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, तो ये हो गया 25, 625, और माइनस आपको मल्टीप्लाई करोगे तो 576 आएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, 49। तो PR का वैल्यू कितना आ गया आपका 7, ये हो गया 7, 24, 25, ऑप्शन नंबर 7 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। कहा गया है कि कोई बिंदु है -4,3 निर्देशांक दिया गया है किसी बिंदु का, की स्थिति किस पाद में है। तो देख लो, तो -x है, ये कोमा y है, यहाँ पे माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस किस पाद में होता है, तो ये होता है आपका किस पाद में दोस्तों, तो आपको सेकेंड पाद में होता है। किसमें, सेकेंड पाद में, मतलब द्वितीय पाद में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है x और ये y है, तो यहाँ पे प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस होती है,
यहाँ पे माइनस माइनस होता है और यहाँ पे प्लस माइनस होती है, ठीक है ना। तो माइनस पहले है, उसके बाद प्लस, तो किस, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। तो सेकेंड में है, तो ऑप्शन नंबर बी 8 का। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और जिसका पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं। √3 अपरिमेय संख्या है, 4 + √5 अपरिमेय संख्या है, √6 अपरिमेय संख्या है, यहाँ से √2 गया बचा 2, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। देखो 10 नंबर प्रश्न जो है कहा गया आपको, ये निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है पहचाननी है। तो देखिए बहुपद नहीं पहचानने का नियम यहाँ पे हम लोग पता करेंगे। तो अगर देखो x के पावर में कोई भी पॉजिटिव नहीं, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1/x नहीं होनी चाहिए, √अंडर में x नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। या फिर x के पावर 2/3 या फिर 1/3 इस तरीके से फॉर्मेट नहीं होनी चाहिए। ये बहुपद नहीं पहचानने का नियम है, बाकी कुछ भी रहेगा तो बहुपद हो जाएगा। √x मैंने बोला, ठीक है ना था, लेकिन √5x² हो सकती है क्योंकि √x में नहीं है, सिर्फ 5 में है। फिर -3√2x + 4, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये बहुपद है। फिर सेकेंड नंबर देखते हैं, 1/4x³। मैंने क्या बोला कि x में नहीं होनी चाहिए 1/x, 1/4 जो है ये कोफिशिएंट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किया गया है। तो 1/4x³ - 3x² + 1/√3x + 2, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, एक बहुपद है। क्या मैंने बोला, बहुपद है। अब थर्ड नंबर ऑप्शन देखते हैं, x + 1/x। मैंने क्या बोला, यहाँ पे 1/x आ गया, तो ये बहुपद आपका नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा, ये भी आपका क्या है, बहुपद है। ऑप्शन नंबर 10 का सी। बहुत ही सिंपल है समझना बहुपद को, और द्विघात समीकरण भी उसी तरीके से समझाया जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस था जो आप सभी के एग्जाम्स में पूछे गए थे, ठीक है। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर करना।